अंग्रेज़ों के खिलाफ जब भारत लड़ रहा था, जिसमें 50,000 उलमा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, एक बार जिहाद की कॉल थी। हमारे भारतीय उलमाओं ने, हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं ने कभी भी कोई जिहाद की कॉल दी नहीं है, क्योंकि जिहाद की कॉल देने का कोई आधार नहीं है। वो मजहब जो कह रहा है कि एक इंसान की नाहक जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेना है, वो इजाजत देगा? कोई उस जिहाद का कोई फतवा नहीं दे रखा जिस जिहाद के अंदर मासूमों का कत्ल हो, एडल्ट्री करने वालों के साथ, रेप करने वालों के साथ, अनैतिकता में लीन लोगों के खिलाफ। वो जिहाद तो है। भाई और बहनों, आइए अपनी जिहाद पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं इस चर्चा को इस्लाम के परिपेक्ष में, उसके संदर्भ में और मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में विशेषतया इस बिंदु को लेकर आपके सामने एक व्याख्या रखना चाहता हूं। जिहाद इस्लामिक टर्म है और इस्लाम का आह्वान है तमाम मुस्लिम समुदाय से और मुस्लिम समुदाय को, और हर स्तर पर है, इंडिविजुअल से लेके और ग्लोबल तक है। इस परिपेक्ष में भी कुछ चीज़ों को खोलना, समझना और समझाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। भारत में, इस राष्ट्र में मुस्लिम समुदाय धर्म के संदर्भ में या रिलीजियस आइडेंटिटी के संबंध में कह लीजिए, एक बड़ा समाज है। ये समाज इस्लाम को मानता है और इस्लाम के बारे में हमें ये बताया गया है और हमारी आस्था का पाठ है ये कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि आज मैंने तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर दिया, यानी मेरी जो होलसम ब्लेसिंग्स हैं उनको मैंने तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया। अब तुम उन पे निसार हो जाओ। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने तुम्हें आधार दे दिया, व्यवस्थाएं दे दी, ब्रह्मांड दे दिया, किताबें दे दी, पैगाम दे दिया, समाज को एक अच्छा समाज बनाने की व्यवस्थाएं तुम्हें दे दी, सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब तुम उन व्यवस्थाओं के अधीन चलो। भारतीय मुसलमान और जिहाद, इस पर बात करूंगा। हमारे भारतीय समाज में और हमारे राष्ट्र में व्हाट इज सुप्रीम, व्हाट इज सॉवरन? It is the Constitution of India. And what is supreme of the Constitution? संविधान में सबसे उच्च स्थान किसको है? आईन हिंद में सबसे बड़ा मकाम किसका है दोस्तों? प्रियम्बल का है, प्रस्तावना का है। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल सबको समान मानता है, समानता प्रदान करता है। ऐसा संभव हो उसके लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं उनकी व्यवस्था करता है। संविधान में समय अनुसार जो नई व्यवस्थाएं आने की आवश्यकता है, नए चेंजेस आने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट्स का, संविधान को बदलने का, तब्दील करने का, नई व्यवस्थाएं लाने का आधार पर प्रोवाइड करता है। इसलिए पहली बात, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मगर बहुत मजबूती से कह रहा हूं, रख रहा हूं आपके सामने, और वो ये है कि हमारा जो प्रियम्बल है
और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो इस्लाम को तमाम दूसरे धर्मों के साथ, कल्चर को तमाम हमारे जितने भी हमारे राष्ट्र में डाइवर्सिटी है, सबको हर चीज में, हर बिंदु पर ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं कि ये ऊंचा और ये नीचा। अगर आरक्षण दिए गए हैं तो जो पिछड़ गया है किन्हीं कारणों से, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और उसको भी उच्च बनाने और उच्चता तक लाने के लिए व्यवस्थाएं हैं, जिसको हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं। इसलिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत हमारा प्रिय राष्ट्र और हमारा संविधान और हमारे संविधान की प्रस्तावना एक मुस्लिम पर ये अनिवार्य करता है, कौन? इस्लाम, टू बी लॉयल टू द स्टेट ऑफ इंडिया, टू द यूनियन ऑफ इंडिया, टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया, टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, to the statutory provisions of India, to the morality of India. इस्लाम। क्या इस्लाम में और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई टकराव दिख रहा है आपको दोस्तों? एब्सोल्युटली जीरो। नंबर 2, इतना ही नहीं है हमारे यहां, अगर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, कहीं कोई अव्यवस्था दिख रही है, कहीं कोई चीज चुनौती के रूप में आपके सामने है, कोई चीज चिंता का विषय बन रही है, आपके मंथन में आ रही है, आपके विचार में आ रही है, आपकी मानसिकता में आ रही है, डर के रूप में आ रही है, खतरे के रूप में आ रही है, या किसी और आधार पर आपके मन और मस्तिष्क को परेशान कर रही है, क्या ये राष्ट्र, हमारा संविधान उसको छोड़ देता है? जी नहीं। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, representatives, direct representatives duly elected by the people of India. Members of upper house, Rajya Sabha, indirectly elected by those who are elected by the electorates of India. Parliament, debate, discussion, consensus, इस तरह से व्यवस्था है। हर विषय पे बात होती है। इम्पोजिशन नहीं है हमारे यहाँ, इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है हमारे यहाँ, कंपल्शन नहीं है हमारे यहाँ। एक रैशनल में बिलीव करते हैं हम। वी डिस्कस एंड डिबेट एंड देन वी कॉन्स्टिट्यूट एंड कंस्ट्रक्ट। नंबर 1। दूसरी बात करते हैं, कितने राइट्स हमें दिए गए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों, कुछ भी जान लीजिए राष्ट्र के बारे में या राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के बारे में। कितना सटीक व्यवस्था रखते हैं हम राष्ट्र के रूप में। राइट्स, हक देता है, अधिकार देता है, बराबरी देता है, राइट टू इक्वालिटी है, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस भी है। फिर यहां बात खत्म नहीं हो रही है। स्टेट लेवल पर हमारे यहां फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर सेंटर में लोकसभा है तो तमाम स्टेट्स के अंदर हमारी असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है या कोई उसके पैरेलल व्यवस्था है। संविधान हर भारतीय नागरिक को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी व्यवस्था का अंग बनाए हुए है, अभिन्न अंग, इंटेग्रल कंपार्ट। हमारा कंपोजिशन ऐसा है और पंचायत तक जा रही है बात।
गांव देहात तक जा रही है बात, प्रधान जी तक जा रही है बात। तो किसी जगह पर कोई भेदभाव हो रहा है क्या? इसके बाद बड़ी स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी है, बड़ी वाइब्रेंट ब्यूरोक्रेसी है हमारे पास। सिविल सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, जो पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, पिलर है दूसरा हमारा। सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही है, जुडिशरी हमारे पास है, वो देख रही है उसको। उसमें हम जा सकते हैं, कोई व्यक्ति भी जा सकता है। व्यक्ति पे ही नहीं जा सकता, बल्कि व्यक्ति के बिहाफ पे कोई और व्यक्ति और संस्था भी जा सकती है दोस्तों। ये व्यवस्था है हमारे पास। बात यहां खत्म नहीं हो रही है। इतना वाइब्रेंट फैला हुआ मीडिया है, और अब तो सोशल मीडिया है। फिर आगे चलिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और ऐसे ही दूसरी और बहुत सी संवैधानिक व्यवस्थाएं। बताना ये चाहता हूं कि ये तमाम व्यवस्थाएं, जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं दोस्तों, मुस्लिम समाज के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं। ये तमाम व्यवस्थाएं बांधती हैं मुझे, मेरा धर्म दीन इस्लाम मुझे राष्ट्र में, राष्ट्रीयता में, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए, जहां संविधान बांध रहा है, मुझे तो संविधान भी बांध रहा है और संविधान के साथ मेरा धर्म भी बांध रहा है। बीच में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो बीच में कोई दीवार या दरार बनाने की कोशिश कर रही हो। तो बातें और जिहाद के हवाले से कर लें। क्या कोई भी जिहाद की कॉल दे सकता है? जी नहीं। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। इन हमारे 1857 का जब वक्त था, अंग्रेजों के खिलाफ जब भारत लड़ रहा था, जिसमें 50,000 उलमा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, एक बार जिहाद की कॉल थी। और एक आध कोई छोटी मोटी और, लेकिन वो भी आज़ादी से पहले की। आज़ादी के साल अमृत महोत्सव मना रहा है भारत। 75 वर्ष हो गए हमें स्वाधीन हुए हुए, स्वतंत्र हुए हुए। इन 75 सालों में हिंदुस्तान के मुसलमान ने, हमारे भारतीय उलमाओं ने, हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं ने कभी भी कोई जिहाद की कॉल दी नहीं है, क्योंकि जिहाद की कॉल देने का कोई आधार नहीं है। आधार जब होता जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती, और उसमें भी उस परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि परिस्थिति होगी तो कोई साहब भी खड़े होकर कहते हैं साहब जिहाद करो। जी नहीं। परिस्थिति अगर पैदा होगी तो उस परिस्थिति पर पूरा चिंतन होगा, चर्चा होगी, किसी जगह पे पहुंचा जाएगा। ऐसी कोई ना आवश्यकता है, ना ऐसी हमारे यहाँ कोई व्यवस्था है, ना उसकी कोई ज़मीन है, ना उसकी कोई ज़रूरत है, ना उसका कोई आधार है। ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। ना राष्ट्रीय स्तर पर है, ना क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह की कोई व्यवस्था है। इसलिए जिहाद हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में, हमारे भारतीय संदर्भ में, भारतीयता के संदर्भ में, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के संदर्भ में, राष्ट्रीय सुरक्षा और उसकी सुरक्षा की से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं के संदर्भ में, नैतिक आधार और नैतिक व्यवस्थाओं के संबंध में, हमारी समानता, समरसता, सहजता, हमारी एकता, हमारी अनेकता में एकता, कोई ऐसा आधार, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई ऐसा आधार इस राष्ट्र के अंदर मौजूद नहीं है। इसकी बुनियाद पर उस जिहाद की बात की जाए जिसमें खून बहाया जाता है मासूमों का। वो मजहब जो कह रहा है कि एक इंसान की नाहक जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेना है, वो इजाजत देगा?
कॉन्स्टिट्यूशन है मगर कातिल हैं, डकैत हैं, चोर हैं, चक्के हैं, धोखेबाज हैं, देश विरोधी व्यवस्थाओं में, गतिविधियों में कई लोग लीन हैं, उनका कोई भी नाम हो, क्या उनके आधार पे हम कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की जो एसेंस और उसकी स्पिरिट, उसकी जो प्रोविजंस है, उसकी जो व्यवस्था है, हम उनको गलत करार देते, उनको नकारते? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर, कुरान को हाथ में लेकर जिस्म के ऊपर विस्फोटक कोई व्यवस्था को बांधकर अपनी जान भी दे रहा है और अपनी जान, दूसरों के मासूमों की जान भी ले रहा है, आधारहीन है ये बात। लोगों ने, तमाम दुनिया के उलमा ने कोई उस जिहाद का कोई फतवा नहीं दे रखा जिस जिहाद के अंदर मासूमों का कत्ल हो। 1100 1200 पेज के फतवे मौजूद हैं वैश्विक स्तर पर, और भारतीय समाज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भारतीय मुसलमान और इस्लाम को भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, समझते हुए, उसकी व्याख्या को साथ लेते हुए, उसके आधार को साथ लेते हुए बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि वो जिहाद तो जरूर मौजूद है जिसकी मैंने शुरू में चर्चा की। बेईमानों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, उचक्कों के खिलाफ, स्मगलरों के खिलाफ, नाजायज काम करने वालों के साथ, देश की विरोधी गतिविधियों के करने वालों के साथ, एडल्ट्री करने वालों के साथ, रेप करने वालों के साथ, अनैतिकता में लीन लोगों के खिलाफ वो जिहाद तो है। और उसमें 140 करोड़ भारतीय एक साथ हैं। लेकिन जिहाद का वो रूप, वो मिसयूज, उसका ना इस्लाम साथी है, न भारतीय मुसलमान साथी है, और न किसी और जगह पे किसी मुसलमान को राष्ट्र, चाहे राष्ट्र के रूप की बात करें, चाहे मुसलमान की बात करें, उसको उसका साथी होना नहीं चाहिए। लेकिन आखिर में कहता चलूं, दुनिया के मुसलमान क्या व्यवस्थाएं रखते हैं, उससे हम भारतीय मुसलमान गवर्न नहीं होते। हम भारत के मुसलमान भारत से गवर्न होते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, इसके संविधान से गवर्न होते हैं, और हमारी जो साझी संस्कृति है, जिसको मैं साझा चूल्हा कहता हूं, उससे गवर्न होते हैं। ये चर्चा अभी जारी है, अगले एपिसोड में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।